हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएं। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। तो आज से हम सामाजिक विषय की क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सामाजिक में कितना सिलेबस है, विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पहला है इतिहास में कौन कौन से पार्ट होंगे। चलिए देखते हैं। पहला है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। मौर्य वंश भारत में पहले प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो उसमें कौन कौन से मौर्य वंश काल समझेंगे, गुप्त काल देखेंगे और वर्धन काल देखेंगे। वर्धन वंश का जानेंगे, वर्धन वंश कब से कब तक चला ये समझेंगे। सेकेंड पार्ट होगा, उसमें होगा समानतावाद कालीन भारत। उसमें राजपूतों का उद्देश्य, प्रमुख राजवंश एवं उसकी सामाजिकता एवं संस्कृत के उपलब्धियां समझेंगे। थर्ड होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। उसमें कौन कौन से हैं? चालुक्य का राजवंश देखेंगे, पल्लव का, चोल का, राष्ट्रकूट का एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां समझेंगे। इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, महमूद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में जानेंगे, उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव हमारे भारत पे क्या पड़ा उसके बारे में समझेंगे। लेसन फिफ्थ होगा संतलत कालीन भारत। दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, दास व मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बामनी व विजयनगर राज्य की स्थापना। सल्तनत का विघटन, मुगल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर व औरंगजेब के बारे में समझेंगे। जमैद खान, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में जानेंगे। सिक्स होगा लेसन सल्तनत कालीन उपलब्धियों में क्या क्या उपलब्धियां थी, उसका प्रशासनिक, सांस्कृतिक और कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक सल्तनत कालीन समाज, भारतीय आंदोलन व सूफी मत के बारे में समझेंगे। फिर ये सारे जो लेसन हैं ये इतिहास में होंगे। फिर हम थोड़ा उसके बाद आएगा सेकेंड नंबर पे भूगोल। फिर भूगोल में कौन कौन से लेसन होंगे आइए देखते हैं। भूगोल में होगा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्रकृति शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। फिर सेकेंड होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। थर्ड होगा स्थलमंडल, पृथ्वी की अतिरिक्त संरचना, शेल के प्रकार। फोर होगा धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक
पटल विरूपणी बल, आकर्षक बल, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप प्रकार व प्रभावी क्षेत्र। भूकंप से एवं प्रभावी क्षेत्र, ये भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में समझेंगे। फिर होगा 5 होगा बाह्य बल, अनाच्छादन, अपच, अपराधान एवं इससे बनने वाली भू आकृतियाँ समझेंगे। फिर 6 में होगा वायुमंडल, सघटक गठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता। 6 होगा पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी, व्यापारिक पछुआ, ध्रुवी और मानसूनी, चक्रवात एवं प्रकृति चक्रवात। 7 होगा जलमंडल, समुद्र व उसकी गतिविधियां के बारे में समझेंगे। समुद्र धाराएं क्या होती हैं तथा उसका तटवर्ती क्षेत्र समझेंगे क्या है, पर प्रभाव, ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। फिर नागरिक शास्त्र, हमारा संविधान, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मेन वो जानेंगे। पहला है संविधान किसे कहते हैं, सेकेंड है संविधान के संगठन की भूमिका, थर्ड है संविधान का गठन, 4 है संविधान की प्रस्तावना व विशेषताएं। पहले पार्ट में ये सारे पॉइंट्स होंगे। फिर सेकेंड होगा नागरिकता, फिर थर्ड होगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, 4 होगा नीति निर्देशक तत्व। ये है इंपॉर्टेंट, लिखने से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम फिर आ जाएगा अर्थशास्त्र, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उपाय। सेकेंड होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता रहित क्रांति व इसके प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति। थर्ड होगा भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उपयोग, लघु उपयोग, कुटीर उपयोग, भारत की नई उपयोगिक नीतियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, इन सब के बारे में हम समझेंगे। ये आज हमने आप लोगों से जो ये सिलेबस सामाजिक अध्ययन का डिस्कस किया है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में इस सिलेबस से पहला चैप्टर हम देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग जो है आज से मैं ये सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट चलता डिस्कस आप लोगों से मैं करती जाऊँगी, उसकी वीडियो बनाती जाऊँगी। और अगर आप लोगों को ज़रा भी थोड़ी सी भी हेल्प होती हो मेरे चैनल से तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मौर्यवंश देखते हैं। मौर्यवंश के बारे में समझते हैं। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना थी मौर्यवंश। अब देखते हैं मौर्य वंश काल। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत से लौटने के बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसके लौट जाने के बाद भारतीय इतिहास में मौर्य वंश साम्राज्य में एक नया युग प्रारंभ करता है। मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसके भारत से लौट जाने के बाद भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन जो थे, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन तीव्र हो गया। भारत को अब ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मगध साम्राज्य की रक्षा कर सके। अब जो सिकंदर था जब भारत से वापस चला गया तो ये मगध साम्राज्य की जो है रक्षा करने के लिए कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जिससे विदेशी आक्रमणों से बचाए और भारत को राजनीति एकता प्रदान करे। ऐसा शासक चाहिए था जो भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाए और राजनीतिक एकता प्रदान करे। ऐसा कोई शासक चाहिए था जो भारत को एकता में, राजनीति में एकता में बांधे रख सके, एकता प्रदान करे। तो ऐसे में मौर्यों ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था स्थापित की जो आज भी
आज भी समय अनुकूल परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। जो आज भी जो स्थापना वहाँ पे शासन व्यवस्था की स्थापना जो की मौर्यों में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की वो आज भी समय के अनुसार कुछ परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। आज भी समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन आज भी वह शासन व्यवस्था हमारे देश में चलती आ रही है। इस वंश और ये किसने की? ये की थी चंद्रगुप्त ने ही मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। साथ ही मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। और इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? हाँ, इस मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय है। मौर्य में कई शासक हुए, लेकिन बिंदुसार और सम्राट अशोक का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। आइए समझते हैं। तो पहली हेडिंग है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हेडिंग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके संबंध में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के बाद या उपरांत भारत की राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म, इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसमें? 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शासकों की एक शाखा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। किसने बांधा? जब सिकंदर जो था भारत से लौट गया था, तो हमारा साम्राज्य जो था अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस वजह से बाहरी विदेशी हमारे राज्य पे आक्रमण करते थे। उससे बचाने के लिए एक शासक की ज़रूरत थी, जो कि चंद्रगुप्त के रूप में हमें भारत को प्राप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। उसका साम्राज्य पश्चिमी में हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था ये पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत जो था वहाँ तक विस्तार था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का चंद्रगुप्त को तैयार किसने किया था? उसने एक सशक्त शासक किसने बनाया था? कौटिल्य ने। किसने बनाया था? कौटिल्य ने। तो चंद्रगुप्त के विषय में अगर और भी जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मैगथनीज की इंडिका पुस्तक जो है उसमें चंद्रगुप्त के विषय में विस्तार से लिखा है। चलिए आइए जानते हैं चंद्रगुप्त की। जो मैगथनीज है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। जो मैगथनीज है वो एक मौर्य काल में मैगथनीज सबसे महत्वपूर्ण राजदूत था। किसका था? ये सेल्यूकस का एक महत्वपूर्ण राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। और मैगथनीज इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो है भारत देश की भूमि, जलवायु और पशु पक्षी शासन
पद्धति के और धर्म और राजनीतिक सामाजिक रीति रिवाज का वर्णन किया था, लेकिन इंडिका पुस्तक अब तक प्राप्त नहीं है। इंडिका से भारत के अनेक विषय में निम्न जानकारी मिलती है। से भारत के विषय में निम्न जानकारी मिलती है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य कौन थे? वो चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को एक बालक से एक सशक्त शासक बनाया। किसने बनाया? चाणक्य ने। उन्होंने उन्हें युद्ध नीति, कूटनीति, सारी नीतियाँ सिखाई थी, तो वो उनके चंद्रगुप्त के गुरु थे। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल संगठित साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। भारत में एक संगठित साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को प्रारूप देने के लिए चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने किस पे विजय प्राप्त की? पंजाब पर। किससे? पंजाब पर। चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पंजाब से आरंभ की। पंजाब को अपने अधीन कर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी विजय पंजाब से आरंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर भारत से चला गया, और उसकी मृत्यु के उपरांत, जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसके मृत्यु के बाद भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध जो भी यवन उसके साथ में, जो सिकंदर के साथ में और भी सैनिक आए थे, उनके विरुद्ध, जो सेलुकस था वो सेनापति था सिकंदर का, तो उसके विरुद्ध बिगुल आरंभ कर दिया, मतलब युद्ध छेड़ दिया। उसने यूनानियों को पंजाब से बाहर निकासित करना आरंभ कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त ने। 316 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण साम्राज्य पर अपना संपूर्ण भारत पर अपना आधिनित्य स्थापित कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने? 316 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऐसा मैगथनीज जो पुस्तक थी, इंडिका जो पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ है। मैगथनीज के अनुसार भारत का, थोड़ा सा ये डेफिनेशन है जो मेरी तरफ से आप लोग लिख लीजिएगा। मैगथनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। इसके पश्चिम में सिंधु, उत्तर में हिमालय, दक्षिण व पूर्व में समुद्र है। गंगा और सिंधु विशाल नदी हैं। भारत की जलवायु के विषय में मैगथनीज ने अधिक प्रभावित हुआ। भारत में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती थी। ऐसा मैगथनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब सेकेंड हेडिंग है मगध राज्य पर विजय। चंद्रगुप्त की मगध राज्य पर विजय। सेकेंड हेडिंग है मगध राज्य पर विजय। किसकी? चंद्रगुप्त ने की थी। वो देखते हैं, आइए। जब चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर, जो नंद वंश के आखिरी राजा जो था धनानंद का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुनिधित्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंदराज धनानंद, जिसका नंदराज भी कहते हैं और धनानंद भी कहा जाता है उसे, धनानंद युद्ध में मारा गया। जब चंद्रगुप्त से धनानंद का युद्ध हुआ तो उसमें चंद्रगुप्त ने धनानंद से युद्ध कर उसे मार दिया। अब और
321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। जब पंजाब पर अपना साम्राज्य स्थापित करके चंद्रगुप्त अपने मगध के जो सम्राट थे धनानंद को युद्ध में पराजित कर उसे मृत को प्राप्त हो गया, पराजित कर दिया, वह मृत को प्राप्त हो गया। तो और चाणक्य ने 321 ईस्वी पूर्व में 25 वर्ष की आयु में ही चाणक्य की मदद से मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अंतरापथ के राजा जो थे, अंतरापथ के राजा परबतक से बड़ी मदद मिली थी। उन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर अपना राज्य स्थापित, अपना प्रभु नेतृत्व स्थापित किया, फिर वह मगध की ओर बढ़ा। जब मगध की ओर धनानंद से जब चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में चाणक्य और चंद्रगुप्त की मदद जो है अंतरापथ के राजा परबतक थे, उन्होंने मदद की थी। उनसे बड़ी मदद मिली। अब सेकेंड हेडिंग है, इसमें ही सेकेंड हेडिंग है मगध केतु के विरोध का दमन। आइए देखते हैं। विरोध का दमन। मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व ही चंद्रगुप्त ने परबतक से, जब पंजाब में उन्हें विजय प्राप्त कर ली, उसके पूर्व ही चंद्रगुप्त ने परबतक के साथ ही मैत्री कर ली थी। मगध पर जब विजय प्राप्त हुई तो उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। और जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था, जो परबतक नाम के राजा थे, वे हिमालय के कुछ राज्यों पर शासन करते थे। मगध पर विजय प्राप्त के समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद परबतक की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र जो था मलय केतु राजा हुआ। वहाँ का राजा कौन? जब परबतक की मृत्यु हो गई तो वहाँ का राज्य जो था, उसमें परबतक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे मलय केतु, वहाँ का राजा बन गया। हिमालय का जो भी राज्य थे उनका शासन था, जिलों के शासन पर उसका पुत्र वहाँ का राजा बन गया। मुद्रा राक्षस नाटक से हमें पता चलता है कि मलय केतु ने नंदराज के मंत्री राक्षस तथा, ये आप लोग यहाँ से मत लिखिएगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो इसमें है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। अब अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है दक्षिण पर भारत की विजय। अगली हेडिंग है दक्षिण भारत पर विजय। देखते हैं। उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी अपनी विजय पताका फहराने का साहस किया। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। उसे दक्षिण भारत की तरफ विजय प्राप्त करने के लिए वह महाक्षत्रप रुद्रदमन के चूनागढ़ के अभिलेखों से पता चलता है, कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। संभवतः 303 ईस्वी पूर्व में मालवा उसके अधिकार में आ गया था।
303 ईस्वी पूर्व में मालवा भी उसके अधिकार में आ गया था। चंद्रगुप्त ने 303 ईस्वी पूर्व में मालवा पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्र वहाँ के संबंध के लिए नियुक्त किया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य वहाँ के प्रबंधक वहाँ का प्रबंधक किसे बनाया? पुष्यगुप्त को। पुष्यगुप्त वैश्य एक था, उसे वहाँ का प्रबंधक के पद के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे यह निश्चित हो गया कि मालवा तथा गठियावाड़ उसके राज्य के अंतर्गत थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के अंतर्गत थे। नेक्स्ट हेडिंग है सेल्यूकस के साथ संघर्ष या सेल्यूकस की पराजय। चंद्रगुप्त ने जब मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद उसका ध्यान यूनानियों की तरफ गया। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ? यूनानियों में जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था, उसके साथ संघर्ष हुआ। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस ने जब सिकंदर भारत से वापस गया, उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, वह वापस नहीं गया। उसने 305 ईस्वी पूर्व में फिर से भारत पे आक्रमण कर दिया। युद्ध में सेल्यूकस को पराजय मिली। विफलता का आलिंगन करना पड़ा, मतलब पराजय हुई। और विजयश्री जो है, और चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई। अतः सेल्यूकस ने संधि करने पर वह विवश हो गया। चंद्रगुप्त से वह संधि करने पर विवश हो गया। इस संधि की 4 शर्तें थीं। इस संधि जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से जो संधि की, उसकी 4 शर्तें थीं। तो 4 शर्तें में क्या थी? पहली थी वर्तमान अफगानिस्तान तथा बिलोचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो तेबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया। दूसरी शर्त थी सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, जिसका नाम, जो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, उसने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। थर्ड थी शर्त, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है। थर्ड में चंद्रगुप्त ने नहीं, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी भेंट किए थे। उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त को 500 हाथी सेल्यूकस ने भेंट किए थे। 4 है जिसमें दूत विनिमय हुआ, जिसमें सेल्यूकस ने, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने यूनानी दूत मैगथनीज को पाटलिपुत्र भेज दिया। पाटलिपुत्र में, या मैगथनीज जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में आया, चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेज दिया। चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त का साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई, क्योंकि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदू कुश पर्वत तक हो गया था। जब सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की, तो उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी 4 शर्तें थीं। पहली शर्त थी, उसने अफगानिस्तान तथा बलोचिस्तान का संपूर्ण जो खैबर दर्रे से कुछ हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, वह सेल्यूकस ने
चंद्रगुप्त को दिया। और दूसरा था उनकी जो कन्या थी, सेल्यूकस की जो कन्या थी जिसका नाम हेलेना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। थर्ड था जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह स्वरूप या उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट किए। थर्ड था जो सेल्यूकस का दूत था, दूत फलस्वरूप यूनानी दूत मैगथनीज पाटलिपुत्र में आया और वहाँ पाटलिपुत्र में भेज दिया। चंद्रगुप्त इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर और पश्चिम में चंद्रगुप्त का साम्राज्य एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा तक निर्धारित हो गए, क्योंकि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदू कुश पर्वत तक हो गया था। चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। इसके आगे हम कल की वीडियो में आगे देखेंगे बिंदुसार कौन थे और भी जो हैं चंद्रगुप्त की कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानेंगे, पाटलिपुत्र के बारे में जानेंगे, सारा कुछ हम देखेंगे। और इसके मौर्य सम्राट कौन कौन थे, कौन कौन हुए हैं, इसके विषय में कल की वीडियो में हम आगे समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। और आपके सब्सक्राइबर से और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की आइकन बेल को दबा दें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहले से पहुंच सकें। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।